हम और मुलायम सिंह जी एक ही शहर के रहने वाले शिकौवा। इत्तेफाक से हमारे घर वालों से कुछ ना इत्तेफाकी हो गई उनकी, तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह जी 2 जगह से लड़े, तीसरी जगह मुझसे लड़ने आए। जैसे शिया सुन्नी होते हैं ना, वैसे हमारे यादवों में घोसी कमरिया। हम लोग घोसी हैं, हमारी तादाद है 85%। मुलायम सिंह है कमरिया, उनकी तादाद है 15%। ये भी एक मसला है और ये बड़ा मसला है। और जैसे ही मुझ पर अटैक, वो सब न्यूज अपने आप फ्लैश हो गई। एडीएम की गाड़ियां तोड़ दी, मेरे हेलीकॉप्टर पे गोलियां बरसी कि मुलायम सिंह जी डाउन टू अर्थ आदमी थे। और अगर ये कहूं कि अखिलेश उनकी रत्ती भर भी नहीं, और मुझे उसकी शिक्षा पर भी डाउट है कि 12वीं के बाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अखिलेश ने जैसे बकैती करके मुलायम सिंह से गद्दी जबरदस्ती ली थी, वो भी सब लोगों को पता है। क्या अखिलेश का सीएम होना यादवों को फायदे की जगह नुकसान कर गया? योगी जी हैज गॉट अ वेरी क्लीन इमेज। अब योगी जी के जमाने में गुंडागर्दी नहीं है, कहीं भी घूम सकती, तो उनकी इमेज पॉपुलरिटी की है और ईमानदार आदमी की। अखिलेश अब उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। पर लेकिन मैं पहले जानना चाहती थी वही कि क्या वहाँ पर मोदी जी ही एक बड़ा चेहरा बन के आएंगे या फिर योगी अपने आप में सफिशिएंट है यूपी के लिए? मैं देखिए, हालांकि बड़ा पॉलिटिकल सवाल कर रही हैं आप। किधर जा रहे हैं मुसलमान? उत्तर प्रदेश के 25-30 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो सब प्राइमरी के टीचर्स थे। तो आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? मैं सुप्रीम कोर्ट आया, 17 महीने केस चला अपनी ही सरकार के खिलाफ। अपनी सरकार के मुझे। मैं 4 लाख की रैली करा रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, और अटल जी उस वक्त ताकतवर नहीं थे और मुझे वो बड़ा मिनिस्टर नहीं बना। तो आप ये बताइए, 2 चीफ मिनिस्टर रहे मेरे यहाँ जो एमएलए नहीं थे, वो अपर कास्ट के थे। आई स्टेट इट वेरी ओपनली, वो तो चीफ मिनिस्टर बन गए। और आप बैकवर्ड कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, वो लड़के तीरंदाजों से, महारथियों से आ रहे हैं, आप बड़ा मिनिस्टर नहीं बना पा रहे। यादवों का सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? देखिए, ऐसा है ना, हम सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ठीक है, मैं पूरे देश की बात कर रही हूं। देखिए, एक जमाने में तो कि वो मंडल समर्थक नहीं थे। जिसकी सरकार सेंटर में होती थी वो उसके साथ रहते थे। उनके खिलाफ न तो कभी सीबीआई हुई, न कभी ईडी हुई, न कभी इनकम टैक्स की रेड। कुछ तो वजह है। जाति धर्म से बड़ी होती है। जब अपना कोई जाति का आदमी लड़ता होता है तो बाल में बुजुर्ग क्या कहते हैं, वो साहब जी गुंडा है। अरे वरे बना रहने दो भाई, जाति को तो है, छोड़ ये बातें। जाति हिंदुस्तान में धर्म से बड़ी है, ये हमेशा याद रखिए। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और आरएलडी नेता अशोक यादव जी। अशोक जी का आज यहाँ पर होना इसलिए भी मौजूद है कि एक तो उन्होंने हाल फिलहाल आरएलडी ज्वाइन की है, उसके अलावा 2027 का जो यूपी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पूरे देश की निगाह है। क्योंकि यादव जी की बहुत गहरी पकड़ रही है, गहरी पैठ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो वो हमें बताएंगे कि 2027 में ऊंट किस करवट बैठेगा। साथ ही साथ उनके राजनीतिक सफ़र पर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी, क्योंकि हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का आखिर कैसे अचानक से सियासत में उतरता है। ना सिर्फ उतरता है बल्कि देश के एक बड़े कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ पहला चुनाव लड़ता है और बहुत शान से चुनाव लड़ता है। इसके अलावा एक ऐसी कहानी भी जुड़ी है उनके साथ जिसे जानना बहुत दिलचस्प होगा और शायद रोमांचक भी। वो कहानी क्या है ये हम आगे जानेंगे। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से बात अपनी शुरू करता हूँ कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले झुककर सलाम करता हूँ, और मुझे खुदा ने मोहब्बत का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में आप सब लोगों के नाम करता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हजम नहीं होता है नेतागिरी और साथ में इतनी खूबसूरत ज़ुबान में जो आपने जिसके से अपनी बात को सामने रखा है, मज़ा आ गया जी। देखिए, है क्या, मेरी परवरिश ज़्यादातर लखनऊ बहुत साल हुई, तो मेरी ज़ुबान तो खैर इसलिए हो गई, लेकिन जो सियासी बात हम लोग करें तो इसलिए करनी पड़ती है, वहाँ से बात ही शुरू करनी पड़ती है। हम और मुलायम सिंह जी एक ही शहर के रहने वाले शिकौवा। इत्तेफाक से हमारे घर वालों से कुछ ना इत्तेफाकी हो गई उनकी, तो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह जी 2 जगह से लड़े, तीसरी जगह मुझसे लड़ने आए। और मेरे घर वालों से कह दिया था कि मैं लड़ने आऊँगा तब फैसला होगा कौन बड़ा कौन छोटा है, कोई बात रही होगी। मैंने घर वालों को समझाया भी,
भाई मस्जिद गिर चुकी है और यादव एक जगह यूनाइट हो गए हैं, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अब कुछ लड़ने को बचा नहीं है। वो बोलेगा कुछ ना इत्तेफाकी हो गई है, आप लड़ो। 93 में अच्छा ये बताइए कि क्या मसला क्या था, अगर आप शेयर कर एक्चुअली पाएं। क्या है ना, मसला फिर वो तवील हो जाएगी बात। लेट्स कम टू द पॉइंट। वो लड़ना पड़ा मुझे, और उनको भी मतलब कसदन बोलते हैं कि वो इसीलिए लड़ने आए कि इनको हराना है ये, क्योंकि हमारे जो पारिवारिक लोग थे उन्होंने 1916 में मिलके हिंदुस्तान में 4 अहीर कॉलेज बनाए थे। उस वक्त आप अपनी कास्ट के नाम से कॉलेज बना सकते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऐसा सिस्टम शुरू हुआ। उस वक्त बहुत कॉलेजेस खुले कास्ट के, बहुत, तो आप जो नाम लो उस वक्त खुले होंगे। तो अब ये लोगों ने 4 कॉलेजेस बनाए, अहीर कॉलेज शिकाबाद, अहीर कॉलेज रेवाड़ी, अहीर कॉलेज मछलीपट्टम, अहीर कॉलेज मदुरई। यानी जितना यादव उधर था उधर साउथ में भी था, लेकिन वो किसी और नाम से लिखते थे। ये खैर जब 93 लड़ना है तो मैंने घर वालों से कहा कि भाई मैं कहाँ इनके सामने टिकूंगा, आप क्यों ज़बरदस्ती लड़ा रहे हो, मुझे पढ़ने दो। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो धीरे धीरे लड़ाई दिलचस्प होती गई। मेरे एक ताऊ जी थे, ही वॉज वंस MLA, और एक बड़ी पोस्ट भी उनके पास रही, लेकिन वो कभी और किसी पार्टी में नहीं रहे ना। बरगद पता नहीं कौन सी पार्टी होती थी, आई डोंट रिमेम्बर इवन। उनकी बिटिया, मतलब हमारी ताऊ जी की बिटिया ब्याई थी राव वीरेंद्र सिंह यादव को, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी थे और राव तुलाराम के बेटे थे। हिंदुस्तान में उनसे बड़ा यादव कोई नहीं था। राव तुलाराम ने 6 अंग्रेज जनरल्स मारे थे गुड़गांव में, तो ही वॉज रिकॉर्डेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उनका वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। आप ही के परिवार के मेरे मतलब रिश्तेदार हैं तो लो, मेरी ताऊ की लड़की ब्याई है, आप सोच लो। तो वो आ गए, मुलायम सिंह ने क्या कहा उनसे, उनको वहाँ बोलना भी पड़ा। तो वो जब आए, चूँकि यादवों के बहुत दिग्गज नेता थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अशोक यादव तो घर का है और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर इसको कहीं बनवा देंगे। ही टुक मी वेरी लाइटली। तो एक वहाँ एडिशनल SP थे, 30-40 हज़ार की भीड़ भी हुई वहाँ। यादवों का इलाका था पूरा, वहाँ मुलायम सिंह उतर नहीं पा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई, तो वो एडिशनल SP ने कहा कि आप, मैं मंच पे आके आपकी तारीफ करना। 7-8 लाख की उनको भेंट भी दी। फिर उनसे कहा कि आपका मकसद क्या है। अरे बोले, मुलायम सिंह के सामने भाई अशोक जो हमारे घर का ही है, साला है, इसको कितना वोट मिल जाएगा, अगर कहोगे आप तो हम उन्हीं के साथ मंत्री बनवा देंगे कह के। बोले आपको क्या कहा है इन्होंने, ये साफ बताइए, नहीं इतनी भीड़ पलट जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे मुलायम सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा बना देंगे, तो बोले इसलिए आप आए जी। खैर वो ऐसा मसला बना, उन्होंने कहा 1000 वोट मिले हमारे लड़के को, उसको वोट मिलेगा, कितने वोट से भी हार जाए वो मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। और आप, इट वुड बी ए न्यूज़ फॉर यू, मुझे 40,000 वोट मिला और मुलायम सिंह को ईमानदारी से 2043 वोट ज़्यादा मिला। लेकिन वहाँ से काउंटिंग से ऐसा माहौल बन गया, वो रेडियो खबरें आने लगी, जीत रहे हैं मुलायम सिंह, तो लोग भाग गए। तो उसमें उन्होंने मैनिपुलेशन कर लिया, वो अलग बात है। उसके बाद जो हुआ वो भी हिस्टोरिकल बात है। उसके बाद अटल जी ने मुझे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी में आ जाओ। मेरी मदर ने कहा यहाँ बीजेपी है कहाँ। फिर भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो बटेश्वर के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ। फिर आते वक्त कहने लगे कि जब मैं जाने लगा, तारीख तय हो गई 10 दिसंबर 1995, तो कहने लगे अशोक 25,000 स्टूडेंट लीडर रहा है इलाहाबाद में, 25,000 आदमी इकट्ठे कर लिए, तो कल्याण सिंह ने 40,000 तो वोट मिला है इसे, आप इसे इतना ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो उसे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मुलायम सिंह वहाँ से MLA हैं, वो कहाँ इसकी रैली होने देंगे, कहाँ रोक लेंगे, नहीं होने देंगे भाई। खैर वो भी एक रिकॉर्ड है। अब लोग बताते 3 से 4 लाख लोगों की रैली हुई। क्या बात है। इतनी बड़ी भीड़ पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी ने देखी नहीं थी। तो वो तो सारे समीकरण, फिर मुलायम सिंह ने 15 दिन बाद रैली करी, 15-20 दिन के जितनी पार्टियां थी सब ने करी। तो मैं तो MLA बनने से पहले लीडर बन गया, उससे पहले हीरो बन गया जी। अब हमारे यादवों में जैसे शिया सुन्नी होते हैं ना मुस्लिम्स में, वैसे हमारे यादवों में घोसी कमरिया होते हैं। हम लोग घोसी हैं, हमारी तादाद है 85%।
ओके। मुलायम सिंह है कमरिया, उनकी तादाद है 15%। एक ये भी एक मसला है और ये बड़ा मसला है। अब आप मुझे बताओ, लेकिन ये- इतनी कम तादाद होने के बावजूद वो इतने बड़े नेता कैसे बन आप गए? सुनो ना, जी। उनके घर में 5 MP हो गए, हम्म। छठवें राम गोपाल हो गए, उनका पता, गोत्र, कमरिया सबका सैफई है। हाँ, ऑफ कोर्स एक परिवार से Everybody हैं is- तो। तो आप ये सोचो, आपने क्या ख्वाब देख के कहा था कि हम पीडीए बनाएंगे? पीडीए का तो मतलब पिछड़ा वर्ग हो गया ना। जी। इसमें कौन सा पिछड़ा वर्ग है? हम्म। जो 6 पार्लियामेंटेरियन है वो तो आपके घर के, गोत्र के, एक पते के, कोई पिछड़ा नहीं। उससे इन्हें उनको समझ नहीं। इसीलिए मुझे डाउट लगता है कि ये अखिलेश पढ़ा लिखा भी नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा। आई एम 100% डाउटफुल कि 12वें के बाद डिग्री के ट्रेस नहीं मिलते हैं। तो आप ये बात थी इम्पॉर्टेंट, वो हम लोगों ने जब उसको शेयर करना शुरू करा। और एक दूसरी हिस्टोरिकल बात बताता हूँ, मुलायम सिंह जी कभी मंडल समर्थक नहीं रहे, अच्छा। नेवर। और क्यों? मेरे साथ एक हिस्टोरिकल बात हुई। जी। बीजेपी की सरकार थी, अब आई डोंट वांट टू नेम आउट द चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश के 25-30 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो सब प्राइमरी के टीचर्स थे। आई डोंट वांट टू नेम आउट, उसमें बहुत लोग आ जाएंगे। जी। आई नाम रिपीट, नाम लेने की जरूरत ही नहीं आई है सर। रिपीट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 25-30 साल प्राइमरी के टीचर्स थे। तो अब आप मुझे बताइए, और ये मैंने कहा ये मंडल समर्थक नहीं रहे। एक जब बीजेपी, मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर था तो बीजेपी ने आरक्षण काट दिया, 27% का काट के साथ कर दिया। आपको मालूम, पिछड़े वर्गों की हीर, जाट, गुजर, बड़ी बड़ी जातियाँ छोड़ दो, जाट सभी हैं आरक्षण में। उधर नीचे चले जाइए, शेख, सैयद, पठान, मुसलमानों के बाकी सब रिजर्वेशन में 2800 जातियाँ हैं, उसको काट के 7% कर दिया। आई वॉज मिनिस्टर, मेरे पे अटैक भी हो चुका था, मैं जेड सिक्योरिटी में था। मुलायम सिंह ने कराया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पास में। तो आप ये सोचो कि मेरे साथ बहुत मिनिस्टर थे बैकवर्ड, वो नहीं 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 अभी गलत हो रहा है, फिर एक भी नहीं बचा। और उन्होंने क्या किया वो आप समझ रहे हो, क्या उनके साथ किया। मैं सुप्रीम कोर्ट आया, 17 महीने केस चला अपनी ही सरकार के खिलाफ। अपनी सरकार के। मुझे बारूचा साहब थे चीफ जस्टिस, रतन टाटा के भाई। वो एक फंक्शन में मिल गए, बोले आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने कहा साहब मैं आपकी कोर्ट में आता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा केस है रिजर्वेशन वाला, मैं अपनी सरकार के खिलाफ हूँ। बोले यार मेरी 38 साल की नौकरी हो गई, मैंने ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं देखा अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में आ जाए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। आई रियली अप्रिशिएट यू। ये कौन से साल की बात हुई? ये मुझे साल का याद ही अभी बताता हूँ, 2000 के आसपास की होगी जी। तो क्या हुआ कि बोले लेकिन आप होल्ड, मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं करता हूँ, किसी का फेवर नहीं करता हूँ। मैंने कहा आपने तो कर दिया मेरा। बोले कब, क्या हुआ? मैंने कहा आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, कभी तो मेरे पर नज़र जाएगी, मैं तो कोर्ट में आता हूँ। बोले नो 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 नो, आई विल नॉट। खैर वो फिर क्या हुआ वो भी एक अलग बात है। उनको फोर्स करा जाने लगा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की तरफ से कि ये केस जिताओ सरकार को। सोली सोराब जी उनके दोस्त थे, ही वाज सॉलिसिटर जनरल। उस बात से वो चिढ़ गए। तो अब उन्होंने पहली बार फाइल देखी। फाइल तो वो स्टेट कर ही नहीं सकती रिजर्वेशन कुछ, उसके लिए सेंटर बॉडी बनी है हर एक जगह। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मिनिस्टर रैंक के होते हैं। जी। 1 मिनट में उड़ गया। फिर बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया भरूचा साहब ने। अब टाटा फैमिली का था, उसे कोई खरीद बेच तो नहीं सकता था। वो मैं जीत गया, सरकार हार गई। आप सोचो, लालू जी, मुलायम सिंह को छोड़ के सारे बड़े नेता, शरद यादव, पासवान मेरे घर आए और हमने बड़ी बड़ी रैलियां करी। फिर तो मजबूरी में उन्हें निकालना पड़ा, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न होता है। उन्होंने लास्ट कोशिश करी कि मैं ये रिट वापस ले लूँ। वहाँ अटल जी घर में पंचायत लगी। उन्होंने कहा कोई रास्ता है? मैंने कहा है, कि राजनाथ सिंह को आप हटा दो, अशोक यादव को चीफ मिनिस्टर बता दो, मैं विड्रॉ कर लूँगा। तो मीटिंग खत्म हो गई, होनी थी। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात सुनिए आप। नहीं तो आगे उस दौर में जी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ उस पर? मैं तो बाहर आ गया, वो सब कुछ हो। उस दौर में ये बात बिल्कुल सही है, मुलायम सिंह जी ने मुझ पर 2 अटैक कराए। एक करहल में जो उनके घर से 3 किलोमीटर था, एक दूसरा कराया जसराना जो 12 किलोमीटर था। लेकिन उस एरा में मुलायम सिंह से ज़्यादा पॉपुलर कोई आदमी लीडर नहीं था। जी। ये भी बात अपनी जगह सही है।
और वो छोटों के, गरीबों के इतने काम करते थे रुक रुक के, उस लेवल पे उस दौर में कोई चीफ मिनिस्टर पहुंचा नहीं। मेरी वो अदावत अलग है। आप जान लोगे किसी की तो इतनी बात आदमी कहेगा, जान लेने की कोशिश तो यहाँ करोगे। 2 सवाल आते हैं। पहला जी। सवाल तो ये कि जब उन्होंने आप पे 2 बार हमले कराए तो आपने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। दूसरा सवाल ये कि मुलायम सिंह के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो हम उनकी अच्छाई और बुराई दोनों आपसे जानना चाहेंगे। देखिए क्या था, पार्लियामेंट चल रही थी और जैसे ही मुझ पर अटैक हुआ वो सब न्यूज़ अपने आप फ्लैश हो गई। एडीएम की गाड़ियाँ तोड़ दी, मेरे हेलीकॉप्टर पे गोलियाँ बरसी दोनों जगह, और मैं तो राहत बांटने गया था। तो वो तो सब जगह पता चल गया, एडीएम ने करी, डीएम ने करी, सब फ्लैश भेज दिया उन्होंने होम सेक्रेटरी को, सबको। फिर अटल जी ने उसी वक्त, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे बहुत नाराज़गी जाहिर करी, बोले इसको भेजा क्यों आपने, जब मालूम है वहाँ इतना खतरनाक इलाका था। तो फिर उन्होंने जो भी कहा, बोले अब एक ही सज़ा है आपको, जब अशोक यादव उतरेगा लखनऊ तो आप उसकी जेड सिक्योरिटी सैंक्शन हो गई है, उसे खुद लेके जाओगे और उसे भरोसा दोगे कि आप चीफ मिनिस्टर से ऐसी दोबारा गलती करी। कल्याण सिंह जी मेरी जेड सिक्योरिटी लेके आए थे, 25-26 गाड़ियाँ, मैं तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रहता था। ये उनको भी इतना ह्यूमिलेशन फील हुआ। और मैं बात कहता हूँ कि फिर भी मैं कहता हूँ कि मुलायम सिंह जी डाउन टू अर्थ आदमी थे। और अगर ये कहूँ कि अखिलेश उनकी रत्ती भर भी नहीं है, और मुझे उसकी शिक्षा पर भी डाउट है कि 12वीं के बाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अखिलेश ने जैसे बकैती करके मुलायम सिंह से गद्दी ज़बरदस्ती ली थी, वो भी सब लोगों को पता है। सो स्टिल आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट मुलायम सिंह यादव जी। ये मेरा कन्फेशन है। देखिए अखिलेश पे बात करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह के बारे में अगर मैं 2 टूक जानना चाहूँ, अच्छी बात तो आपने बता दी कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, लोगों का काम बहुत किया, खराबी क्या थी? खराबी ये थी कि वो मंडल समर्थक नहीं थे। जिसकी सरकार सेंटर में होती थी वो उसके साथ रहते थे, किसी की सरकार हो। अच्छा आप बताओ, कोई तो वजह होगी, उनके खिलाफ न तो कभी सीबीआई हुई, न कभी ईडी हुई, न कभी इनकम टैक्स की रेड, कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है। अकेली पार्टी आप बताओ सब कुछ बोले। हालांकि अभी मोदी जी ने पर सर ये तो गुण हो गया ना, आप सर्वप्रिय अगर हो गए, आप सब में फिट हो गए, तो ये मैं इसको इसलिए गुण नहीं मानता हूँ। कहीं तो आप रहो, अगर आप सभी लोगों से मिलकर रहोगे तो आपका स्टैंड, इसीलिए मुसलमान धीरे धीरे भागा उनसे। आज की तारीख में वो बड़े गड़बड़ हैं। और फिर जिस तरीके से उनसे सत्ता ली गई, उससे भी बहुत लोगों के जहन में मुखालफत आई। अगर आप उनका रेशियो देखें, अगर मुलायम सिंह को आप 16 नंबर देते हो तो अखिलेश के 3-4 बचेंगे। यह हाल है। मुसलमान उनसे चला गया है और उसके बिहेवियर से अब और भी लोग नहीं। वो तो मुलायम सिंह के पास थी कुर्सी, वो ट्रांसफ़र हुई, खुद लेना तो बहुत मुश्किल है। और अब जब हम लोग आ गए हैं तो आप सोचो कि हम, अब ये आपके लिए खबर बता रहा हूँ, मुलायम सिंह की एक सीट थी भरतना, ही वॉज MLA, उनकी होम टाउन सीट थी, वो उन्होंने छोड़ी और एक इटावा छोड़ी, इटावा का कोई चला गया। मायावती चीफ मिनिस्टर थी, तो मुझे वहाँ का कैंडिडेट था जो बाद में उन्होंने यादव दे दिया, वो बहुत हाथ पैर जोड़ा। मैं इंडिपेंडेंट MLA था। इंडिपेंडेंट MLA में जब मैं 2007 में लड़ा तो मेरे खिलाफ मुलायम सिंह ने 32 मीटिंगें करी, मायावती ने 26 करी, कांग्रेस ने 12 करी, लेकिन 18,000 वोट से जीता। आई वॉज 2nd प्लेस इन उत्तर प्रदेश। तो इस सीट पर घोषित है काफ़ी भरतना पे। तो मैंने कहा यार मैं तुझे जिता दूंगा, छोड़ो। बोले साहब बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको, मैंने वो सीट जिता दी। तब भी इटावा भी जिताई। अब सोचो मैं अपने घर से मुलायम सिंह की सीट जिता रहा हूँ, तो ये कहाँ गए थे ये लोग? तो ऐसा नहीं है, हम लोगों का वो असर है। अच्छा फिर मैंने रिजर्वेशन लड़ा तो मुझे लोग बड़ा बताते हैं। मैं एक इसमें इंस्टांस हिस्टोरिकल याद आ गया, वो मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल। राजा आमेर थे मान सिंह, और चित्तौड़गढ़ के राजा थे महाराणा प्रताप, दोनों चचाजात भाई थे। तो मान सिंह तो मिल गए थे अकबर से, उन्होंने, और गवर्नर थे वो अफगानिस्तान के। 5,000 की उनकी मनसबदारी थी। 5,000 की मनसबदारी का 5,000 गांव का लगान आपको सीधे मिलेगा, प्लस वहाँ कुछ अफीम का भी ट्रांजैक्शन होता था, वो भी मिलेगा। तो अकबर ने कहा, अकबर ने लड़ाइयाँ सबसे कम लड़ी, सबसे कम पढ़ा लिखा बादशाह था, हर्फ भी नहीं पहचानता था, लेकिन मेंटली ही वॉज वेरी शार्प। उसके ज़माने में 24% GDP थी हिंदुस्तान की, विट कैन बी ए न्यूज़ फॉर यू। उन्होंने कहा मुझे मिला हो यार महाराणा प्रताप से। आए,
उन्होंने कहा वो बताना सिक्योरिटी लेके आए। वो सिक्योरिटी लेके आए नहीं। बोले क्यों? अरे बोले आप जिस दिन चाहोगे मरवा दोगे, आपके पास 7 लाख की सेना, मेरे पास तो 700 आदमी भी नहीं है, बीएल रक्षा कर रहे हैं मेरे। बोले साहब एक बात आपसे कहना चाहते हो। बोले तुम क्यों नहीं गवर्नर बन जाते हो? तुम्हारा भाई तो है तो सही, ये देखो बादशाहों की तरह से रहता है। उसने जो बात कही वो मैं आपको आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। उसने कहा बादशाह हुजूर, जिस दिन राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मान सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा। एक लाइन भी लिखी जाएगी अगर तो महाराणा प्रताप की लिखी जाएगी। और महाराणा प्रताप छोड़ो आप, उसके चेतक घोड़े का भी इतिहास लिखा हुआ है, उस पर भी माला चढ़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अशोक यादव ने मंडल कमीशन लड़ा, अशोक यादव मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ा। मैं कभी मुलायम सिंह मायावती के साथ नहीं रहा, इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहा और हिस्टोरिकल उससे रहा। मैंने आरक्षण लड़ा और बहुत बड़े बड़े कारनामे कराए। एग्रीकल्चर फेयर मैंने किया, उसमें इज़राइल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया, फ्रांस का एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया, 6 लाख लोग आए। मेरे तो फादर की 13वीं हुई, उसमें 3-4 लाख लोग आए। एक कृष्ण कथा कराई, उसमें 6 लाख लोग आए। तो मेरे पीछे टैग है कि जिस दिन मैं चाहूँ 2-4 लाख आदमी इकट्ठे कर सकता हूँ। आज की पॉलिटिक्स में इट इज़ वेरी रेयर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 27 का चुनाव अखिलेश के इसलिए लिए प्रॉब्लमेटिक है कि अखिलेश ने आजम खां की मदद नहीं करी इंटेंशनली। अगर अखिलेश चाहते, उनका तो एक वकील परमानेंट राज्यसभा में रहता है, राइट। और बर्क साहब उससे पहले संभल नहीं गए, 2 ही बड़ी बड़ी जगह थी। तो उर्दू में एक लफ्ज़ है कि मुसलमान उनसे बदजन हो गया है जी, और एक इशारा देख रहा है। अभी मैं मुंसिफ टीवी पर बोला तो मैंने बहुत कुछ बोला, उसके बाद कई जगह आप मेरे ज़िलों के आसपास मुसलमान मेरी अलग से मीटिंग कराना चाहते, तो ये काहे का इशारा है। और पिछली बार विधानसभा में आई मस्ट नॉट से बट, लेकिन किस वजह से इतनी सीटें गड़बड़ कर दी, किस वजह से कर दी वो मैं बोलना नहीं चाहता। बहुत 3rd ग्रेड के लोगों को सीटें दे दी विद सो मेनी इंटरेस्ट। इस वजह से अखिलेश को वो समझ नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं। वो तो ही वाज एन एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। अब वो फेस नहीं कर पाएगी चुनाव, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ही बी एबल टू फेस। जी, थोड़ा सा यूपी के बारे में तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कि आपने जब आप मंत्री थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप कोर्ट गए, आपने उनके खिलाफ केस लड़ा, जीता, क्या आज की तारीख में ऐसा मुमकिन है? मुझे क्या लगता है कि मैं आज के लिए, आज तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है उस वक्त, लेकिन मेरा स्टैंड सही था और वैलिड स्टैंड था। मैं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को गया तो मुझे इतनी वाहवाही मिली, मेरा स्वागत हुआ ताल कटोरा स्टेडियम। बिल्कुल, बहुत हिम्मत की बात है। पूरे हिंदुस्तान के लोग आए। मेरे ख्याल बहुत सालों की हिस्ट्री में इट इज़ अ रिकॉर्ड। मुझे चीफ जस्टिस ने कहा, बोले इट इज़ अ रिकॉर्ड। लेकिन आज क्यों मुमकिन नहीं है? एक्चुअली वो उतनी डेमोक्रेटिक राइट्स रहे नहीं, कोई पार्टी हो। पार्टीज इंडिविजुअल होती जा रही हैं, और जो आज से पहले आप अपनी बात कह सकते थे, ये पूरे माशरे में है, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, एक्स पार्टी हो, वाई पार्टी। अब आपकी वॉइस उतनी नहीं रही जो 10-20 साल पहले रहती थी। वरना जो स्टूडेंट लीडर्स आते थे, जैसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, तो अटल जी तो बहुत तरजीह देते थे, और इतनी तरजीह देते थे कि मुझे वो काम सौंपते थे, मुझे खुद हैरत होती थी। जब भी कोई फॉरेनर आया, गेस्ट, बिल क्लिंटन आए यहाँ पे, तो मुझे कहा गया कि भाई हमारी सरकारें तो बहुत जगह हैं, लेकिन फ्लुएंट अंग्रेजी कोई बोल नहीं रहा। उसकी बिटिया आई थी चेल्सी उनकी, नोबडी वाज एबल टू अटेंड हिम, आई एम सॉरी टू से। तो मैं गया। मौरी आए प्राइम मिनिस्टर जापान के, तब भी मैं ही गया। तो कुछ तो वजह थी ना भाई। आप अगर एज अ मिनिस्टर, मैं नहीं जानता कोई इसमें क्वालिफिकेशन है कि आप हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, लेकिन 2-4 जुबान बोलोगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाना पड़ेगा। मॉरिशस हम लोग जाते थे अनऑफिशियली, उन लोगों के जो हमारे लोग थे चाहने वाले, उनको जिताते थे किसी न किसी बहाने। ऑफिशियली तो जा नहीं सकते थे। आई वॉज रेड पासपोर्ट होल्डर, इसीलिए बनाया गया था मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, भाई कहीं भी अशोक को भेज दिया जाए। तो आई हैड एन, कोई भी आता था बड़ा आदमी तो वो मुझे भेजते थे आगे, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन फ्रीडम जो है, जब आपकी पार्टी बड़ी हो जाती है तो इंडिविजुअल लोगों की फ्रीडम कम हो जाती है। जी, पार्टी बड़ी हो जाती है या पार्टी में कुछ लोग बड़े हो जाते हैं? ये भी वो बल्कि वो ज़्यादा सच है। जब पार्टी में कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, उनके बगैर कोई फैसला नहीं होता, तो लीडरशिप जो है कमज़ोर हो जाती है। जी,
वो फिर अब आप मुझे बताइए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आप बात कर लो, कोई कुछ भी कहता हो, आप बाद में टिकटें किस बेस पे देते हो? जाति पे ना। सारी सही बात, कहानियां, बिल्कुल। सारे सिद्धांत अपनी जगह अलग हैं। राइट। इस जगह पे कौन जीतेगा भाई, कोई यादव लाओ, इस जगह पे कौन लगा, कभी कोई गुजर लाओ। तो ये बात है। अब मुझे एक बात और याद आ गई, मुझे एक साहब हैं गुजर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, दादरी के हैं। तो एक डॉक्टर है मेरे जानने वाले, वो उसका इलाज चल रहा था, उन्होंने कहा आप कह दो यादव ही हो, वो थोड़े पैसे कम कर लेंगे। आए, मैंने कहा भैया तुमने रैली बड़ी ज़ोरदार करा दी, 80-90 हज़ार लोग आ गए होंगे। अरे बोले आप कम कर रहे हो चौधरी साहब, क्यों क्या कर रहे हो? वो 1-1.25 लाख पे पहुंच गई। तो मैंने कहा कैसे पहुंची? यूं कही है, ये कह दी कि राज्यसभा मिल जाएगी। यूं राज्यसभा क्या हो गए, आप मंत्री से बड़ी हो गए राज्यसभा। तो हम तो बढ़ गए हरियाणा में और राजस्थान में घुस गए, हम 32 जिलन के गुजर इकट्ठे कर दें। तो इट वाज, मैं, राजकुमार भाटी इज ए सेंसिबल मैन, राजकुमार भाटी इज अ वेरी गुड स्पीकर, नो डाउट अबाउट। हालांकि कभी कभी बहुत गलतियां कर जाती हैं, लेकिन ये जो रैली हुई, ये तब हुई जब रैलियों की कोई बहार नहीं थी। जब मौसम नहीं होता रैलियों के, फिर छोटी रैली भी पर्दे पे बड़ी रैली लगने लगी। इतनी बड़ी नहीं थी जितना हल्ला हुआ। ये मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं, मैं कह रहा हूँ राजकुमार भाटी को मैं पसंद करता हूँ एज ए ऑरेटर। तो ऐसा होता जब आप पहले कुछ करने लगते हो तो वो बड़ा दिखने लगता है। लेकिन अभी जो माहौल है, 1-to-1 इलेक्शन होगा बिटवीन अखिलेश एंड बीजेपी। हम छोटे भाई हैं बीजेपी के, हम अलायंस में हैं। तो आप सोचो, ये पश्चिम तो गया ना उनके हाथ से, जो पहले होता था, और उधर हम जाएंगे तो मैं एक बात कहता हूँ आपसे, मैं यादवों की सीट 25-30 पे अखिलेश को जीतने नहीं दूंगा। हो सकता मैं भी ना जीतूं, लेकिन उनको नहीं जीतने दूंगा। मेरा इतना वोट है, मैं इतना पॉपुलर हूँ आजमगढ़ तक। देखिए, मुझे ये बताइए कि राजनीति में जब भी बात करेंगे तो राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना दोस्ती ना दुश्मनी, राइट। लेकिन आपसे जितनी मेरी बातचीत हुई है और जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आप कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, और अब आप आरएलडी में हैं। लेकिन एक जगह पे आप लगातार विरोध करते रहे, वो है समाजवादी पार्टी, राइट, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी। तो ये जो अदावत है, ये तो आपने बताया कि कुछ वजह थी जो शुरुआती थी जिसकी वजह से ये चलता रहा, लेकिन इतने लंबे टाइम तक ये बरकरार है। अब इसकी वजह क्या है? क्या है, मैं आपको बताऊं। मेरे घर वाले तो कह रहे थे पहला चुनाव मुलायम सिंह के खिलाफ निर्दलीय लड़ जाओ। मैंने कहा भाई 10 वो कहाँ से लाएंगे? तो लोगों ने कहा कि वे बीजेपी, कांग्रेस की टिकट को। देखिए सर, मेरी दिलचस्पी ना आप सबसे पहले जानने में ये है कि वो वजह क्या थी जिसकी वजह से ये इतनी दशकों की जो आपकी अदावत है वो चली आ रही है। मैं आपको बताऊं, तो क्या वजह रही, जब शुरुआत कैसे? पहला चुनाव किसी के खिलाफ लड़ते हो और उसे ये सोच के दबाने आ जाते हो कि भाई हम मुलायम सिंह हैं, हमारे खिलाफ कैसे लड़ लोगे? मेरा कुनबा बड़ा था, मेरा खानदान बड़ा था, पढ़े लिखे लोग थे, हम लोग सच में बड़े लोग थे। मुलायम सिंह जी हमारे यहाँ पढ़ते थे, फीस नहीं दे पाते थे, बिना फीस वाली लिस्ट में थे। तो हम लोगों की निगाह में कैसे बड़े हो जाते? एक आपके क्रेडेंशियल्स भी तो होते हैं। वो अपने को चीफ मिनिस्टर होके बड़ा करने लगे थे। ये अदावत हुई और उसका अदावत से डर गए हो। मुलायम सिंह अपनी परमानेंट सीट मैनपुरी छोड़ गए जब मैं लड़ने गया, सीट छोड़ के चले। आप छोटी बात समझते हैं? मैं यादव के, मैं कितना बड़ा लीडर था मुलायम सिंह के आगे, कुछ नहीं। लेकिन उनका डर देखो ना आप मेरे लिए। मैं जब गया मैनपुरी पार्लियामेंट लड़ने 98 में, मुलायम सिंह सीट छोड़ गए। तो कुछ तो बात होगी ना अशोक यादव में, बिल्कुल कुछ तो होगी ना। चलिए आपसे ये जान लेते हैं कि चूंकि यादवों की बात हो रही है, तो यादवों का सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? देखिए ऐसा है ना, हम सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ठीक है, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। देखिए एक ज़माने में तो 13 चीफ मिनिस्टर्स होते थे यादव, लेकिन लालू जी बड़े थे ऑफ कोर्स, एंड लालू जी हैड ए पॉलिटिकल सेंस। और लालू जी जब पार्लियामेंट में बोलते थे तो किसी को बोलने नहीं देते थे, अच्छे तुर्रम खानी बोल पाते थे। और अटल जी के बारे में एक बात उन्होंने बहुत बड़ी कही, बोले आपको एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर जरूर बनिएगा, तो एक बार बन गए, दो बार काहे बनना चाहते हैं? ये लालू जी का कमाल था। लालू जी जिस वक्त पार्लियामेंट में बोलते थे एक स्टम्पोर बोलते थे। यादवों में उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं था। शरद यादव लीडर थे, लेकिन बहुत ईमानदार, अच्छे लीडर थे बहुत। लेकिन लालू जी वॉज फर्स्ट अमंग द यादव्स। मुलायम सिंह की चूंकि एजुकेशन नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई बोलने का उनको
एजुकेशन तो इम्कानात सर थी और उनकी एजुकेशन भी नहीं थी। इत्तेफाक ये भी है, पर वो बट तो इसीलिए टीचर उन्होंने थे। ग्राउंड पे मेहनत पर वो ज्यादा तो खुद करी। अध्यापक थे, तो उनके एजुकेशन प्राइमरी, मैंने बताया ना, यूपी के 30 साल जो चीफ मिनिस्टर्स रहे वो सब प्राइमरी वाले थे। आई डोंट वांट टू नेम आउट, वो हम लोगों के अच्छा, साथ एक जी आपने चूंकि एजुकेशन की बात की और आपने अभी जिक्र किया था कि अखिलेश के पास भी जो डिग्री है आप मानते हैं कि वो नहीं, पढ़े वो लिखे। तो भाई मुझे तो 12th के बाद तो उन्हें साबित करनी पड़ेगी कि क्या डिग्री है। अच्छा। आई एम श्योर वो सोशल मीडिया पे आया है एक बार। और हम लोगों का एक ये भी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अंधेरे कबूल थे मुझको तमाम उम्र, अंधेरे कबूल थे मुझको तमाम उम्र, लेकिन मैंने जुगनुओं की खुशामद न करी सकी। क्या बात, बहुत खूब। ये मेरा मिजाज रहा, और ये मिजाज आपको बताता हूँ कि ये आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए एक बहुत दिलचस्प बात है, उसमें भी शेर सुनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा उर्दू शायरी से दिलचस्पी है मेरी, और मैं बहुत बोलता बालता भी हूँ, तो अब सब हिंदुस्तान के शायर भी मुझे जानते हैं। वो है कि जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, जब बन सकी न बात किसी हेर फेर से, मुर्गे लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, बुज़दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, बुज़दिल को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, और दुश्मनी भी रखी तो रखी दलेर से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, चूँकि जी हमने शुरुआत में कहा था कि 2027 के चुनाव पे सबकी निगाह है और उस पर बातचीत हमारी चल रही है, लेकिन अगर मैं आपसे चेहरा जानना चाहूँ, क्योंकि एक ये सवाल अक्सर पूछ रहे हैं कि 2027 में जैसे पूरे देश में मोदी जी बड़ा चेहरा है, तो मोदी जी चेहरा होंगे या योगी जी उनसे बड़ा चेहरा होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक ताल्लुक है, योगी जी की इमेज साफ है एकदम। ही हैज़ गॉट अ क्लीन इमेज। और ये चुनाव हम लोग उत्तर प्रदेश का यही सोच के लड़ रहे हैं कि ये चुनाव योगी जी वर्सेस अखिलेश है। लेकिन अखिलेश इस बार राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो गया। अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की ये विशेषता थी, चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ईमानदार में गिनती थी, भारत रत्न हुए, अजीत सिंह भी बराबर MP मिनिस्टर्स रहे भी, और ये जयंत जी भी अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एजुकेशनली कमाल के आदमी, और उस आदमी की आप एक ग्रेटफुलनेस देखिए। दो बातें कही, मैं चौधरी चरण सिंह का एक स्टैंस बताता हूँ, फिर उन पे आता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी हमारे यहाँ गए, यादवों का खास इलाका था, नसीपुर में मीटिंग करते थे, और 70-80% यादव। बोले हाँ भाई, यहाँ से कौन लड़ रहा है, ये स्टाइल था, यहाँ से कौन लड़ रहा है भाई, जिला अध्यक्ष लाओ मंच पे। वही बात हो रही है कि साहब यहाँ से डॉक्टर माथुर लड़ रहे हैं। बोले डॉक्टर माथुर, ये तो हीरों का इलाका है। बोले नहीं साहब, पार्टी ने यही तय किया, ये ज्वाइन करें, फ्री इलाज करते हैं सबका। उन्होंने कहा भाई डॉक्टर तुम्हारे वोट कितने? बोले 123। बोले पैसे हैं? बोले पैसे नहीं। बोले भाई इसे पैसे दो और जिताओ भाई। सब यादवों की जमानत जब्त हुई, सब यादवों की, 7 लड़ रहे थे, सबकी जमानत हुई। डॉक्टर माथुर यादवों की सीट से MLA बड़े। ये चरण सिंह की शख्सियत थी। और मैं आपको जयंत जी का एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ। पता नहीं, हम लोग किसी मीटिंग में थे या पब्लिक मीटिंग हो रही थी, तो बताओ, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, छोटी पार्टी, लेकिन कंटेंट देखो आप। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप लोग कोई दूसरा अध्यक्ष देख लो, मैं जिंदगी भर अध्यक्ष नहीं रहूँगा। क्या बात है। आप सोचो, किसी पार्टी के मुंह से आपने कभी सुना? नहीं, यहाँ तो अब मतलब बार बार नाम नहीं लेना चाहता, साइकिल वाले खुद ही अध्यक्ष हैं, खुद ही प्रेसिडेंट हैं, खुद ही सब कुछ है। ऐसे थोड़ी पार्टियां चलती हैं। कितने लोग हैं उनकी परिवार से? ये देखिए लिस्ट है, मैंने आपको दी, दिखाई है जरा कैमरे पे, आपको सब लोग 20 लोग हैं इसमें, तो नाम, ये कब की लिस्ट है? ये एकदम लेटेस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे, मतलब एक परिवार के 20 लोग हैं। आप सोचो, ये कभी पॉसिबल है? किसी पद पे जी, ये कभी पॉसिबल है? आप मुझे बताओ। और ये, और फिर मैंने बताया ना, हम लोग जिस मिजाज के हैं ना, कि मुसलसल दुश्मन जाना की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मन जाना की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। सो आई होप, इलेक्शन तो इन बिटवीन ये है कि स्टेट में मैंने बताया योगी जी हैज़ गॉट अ वेरी क्लीन इमेज, और वो पॉपुलर भी हैं। और एक बात सही है, जब बड़ा स्टेट होता है, जैसे बिहार में गुंडागर्दी बहुत हो गई थी, यूपी में बड़ा स्टेट है, लाजमी 24-25 करोड़ की आबादी, मुल्क नहीं होते इतने बड़े बाहर, तो गुंडागर्दी एक एलिमेंट हो जाता है। अब योगी जी के ज़माने में गुंडागर्दी नहीं है। आप
फ्री कहीं भी घूम सकते हो। तो उनकी इमेज पॉपुलरिटी की है और ईमानदार आदमी की है। अखिलेश अब उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। और उसमें देखिए आरएलडी भी एक मजबूत बात है कि आपको मथुरा से आगे ट्रैवल नहीं करना है, कन्वेंसिंग नहीं करनी है। नहीं, मैं आऊँगी अखिलेश पर, लेकिन मैं पहले जानना चाहती थी वही कि क्या वहाँ पर मोदी जी भी एक बड़ा चेहरा बन के आएंगे या फिर योगी अपने आप में सफिशिएंट है यूपी के लिए? मैं देखिए, हालांकि बड़ा पॉलिटिकल सवाल कर रही हैं आप, लेकिन योगी जी इस वक्त जो हालात हैं उसमें ही सफिशिएंट, क्योंकि अखिलेश कमज़ोर हो गए हैं, योगी जी ताकतवर हो गए हैं बिकॉज ऑफ हिज ओन इमेज। और पिछली बार जो अखिलेश ने टिकटों की बंटवारे में जो किया वो यहाँ कहना नहीं चाहिए। पर लोकसभा में तो अखिलेश मजबूत होकर के आए थे पिछली वो बार। देखिए इत्तेफाक है, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं, लेकिन वो इत्तेफाक है। आप असेंबली देखिए, असेंबली में अभी उनकी हालत इतनी ख़राब है। आप धीरे धीरे देखिएगा, जैसे जैसे करीब आता जाएगा मसला, मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। मुसलमानों में आज़म खां को बचा नहीं पाए, बड़ी नाराज़गी है। मैं जा रहा हूँ मुसलमानों में, मेरी 2-3 मीटिंगें हो चुकी, अब बड़ी मीटिंग होगी तब मैं आपको इशारा करूंगा, तब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या क्या ये वजह है। किधर जा रहे हैं मुसलमान? मैं तो जहाँ जा रहा हूँ मुसलमान आ रहे हैं मेरी मीटिंग में जी। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आरएलडी की तरफ जा रहे हैं? आरएलडी की तरफ अल्टीमेटली आएंगे इसलिए क्योंकि वो उनके लिए सुविधाजनक है। अब बहुत वो रैली अपोजिशन में जी। उससे अभी कल परसों ही मेरे से संभल के लोग भी मिलने आए, खालिश मुसलमान। मेरे ज़िले में फिरोजाबाद में एक सीट है, उसमें 1-1.5 लाख मुसलमान। अभी कल परसों लोग आए, सब समाजवादी पार्टी में, कह रहे हम आपकी मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी हमदर्दी में कई बातें कह दी हैं। मेरा शीन काफ जेर ज़बर भी ठीक है जी जी। तो इस वजह से भी उर्दू एज ए लैंग्वेज में काफ़ी बोलता हूँ, तो उन्हें अपनी ज़ुबान लगती है। हालांकि उर्दू की बात बताऊँ, दिल्ली में पैदा हुई, लखनऊ तक गई, पाकिस्तान के लोग तो पंजाबी बोलते हैं। उर्दू जो है वो रीजन की ज़ुबान है, किसी रिलीजन की ज़ुबान। बांग्लादेश वाले मुसलमान नहीं बोलते थे, वो हारे इसलिए गए वॉर, नहीं जानते थे उर्दू। इसी खित्ते में बोली जाती है 200-300 किलोमीटर। खूबसूरत बात कह रहे हैं आप, क्योंकि आमतौर पे कोई भी किसी को एक जनरल इंप्रेशन ये होता है कि उर्दू का मतलब है मुसलमानों की ज़बान। नहीं, जो जनरल इंप्रेशन है, जो उर्दू में बड़े शायर हुए वो सब हिंदू है जी। उर्दू को जो इस्तेमाल करते हैं वो सब हिंदू है। नहीं, उर्दू किसी रिलीजन की ज़ुबान नहीं है, रीजन की ज़ुबान है। एक पर्टिकुलर रीजन में हो जाए, दिल्ली से लखनऊ, मीर गालिब तो यहीं दिल्ली में थे, उनसे बड़ा कौन था? जिगर थे यहीं मुरादाबादी। कहाँ थे बड़े शायर? बड़े शायर तो सब यहीं। शायर लुधियानवी अगर वहाँ थे तो हिंदुस्तान आ गए। यू नेम आउट एनीबडी, एवरीबडी केम हियर। उर्दू की जो पॉपुलरिटी इस खित्ते में है, मैंने बताया ना, पंजाब पाकिस्तान में मुसलमान पंजाबी बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते। बिल्कुल। इट माइट बी न्यूज़ फॉर यू। नो, नॉट एट ऑल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये चूँकि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि यूपी में जो सबसे बड़ा एक माइलेज कह लीजिए बीजेपी के लिए, वो ये है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत दुरुस्त है। जब अखिलेश सीएम होते थे तो उस वक्त जो सबसे ख़राब चीज़ सामने आई थी वो यही आई थी, कानून व्यवस्था। वो मुझे कहते थे ना लोग जी कि साहब ये, मैं जैसे कि साहब मोटरसाइकिल पकड़ ली है मंत्री जी। अच्छा, एक बार गांव के प्रधान बन जाओ तो जिंदगी भर लोग कहते हैं प्रधान जी। हाँ, ऐसे एक बार मंत्री बन जाओ फिर वो जिंदगी भर मंत्री कहते हैं। मंत्री जी हमारी मोटरसाइकिल पकड़ ली है। क्यों? अरे हमने यादव लिखवा दी, दरोगा बहुत खिसे आए वो। नहीं, लेकिन ये आलम अखिलेश की सरकार का था। तो आप, मेरी कमेंट्री अभी ये नहीं कह रहा हूँ जीप पे यादव, मोटरसाइकिल पे यादव, तो उन्होंने इतना आतंक था नहीं, वो लिख लिख के बना दिया। फिर बहुत ऑफिशियल्स यादव, तो वो मैनेज नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन अब उस वक्त देखिए, तो एक चीज मैं आपको बताऊं योगी जी की, कल अखबार में आपने देखा जितने ठाकुर साहब लोग थे, हालांकि हमारे दोस्त हैं, सबके लाइसेंस की वेरिफिकेशन मांग लिया है। इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ नाउ डेज, जो लोग ताज्जुब करेंगे जी। वो योगी जी में बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। ही हैज़ गॉट अ क्लीन इमेज। और लॉ एंड ऑर्डर चूंकि बड़े स्टेट में बड़ा सब्जेक्ट होता है। जी बिल्कुल। नहीं, तो मेरा सवाल यही था कि जब अखिलेश सीएम थे तो क्या अखिलेश का सीएम होना यादवों को फायदे की जगह नुकसान कर गया? इसलिए नुकसान कर गया कि देखिए, जो मार्शल कौमें होती हैं उसमें बहुत सी जातियाँ आती हैं। मैं नाम लूँगा तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, उसमें यादव भी लोग हैं। वो जब बन नहीं, आप नाम ले सकते हैं, कोई ऑफेंड नहीं है। तो सही जी। जब वो बन जाते हैं या उनका कोई आदमी बन जाता है, अब चीफ मिनिस्टर बन गया
तो वो फिर सब जगह तो एक तो बस पे भी लिखवा लेंगे या तो वो मोटरसाइकिल पर भी लिखवा लेंगे, तो उनको वो लगता है अपने- पूरी बिरादरी ही बन गई है तो CM। वो फिर लोग, अच्छा आप लिखवा के चलते हो तो फिर लोग जरा थोड़ा सा करे, अरे ये क्या तरीका है। अभी लोग कहीं कास्टिज्म चलता है तो आप कोई लिखवाता नहीं है, और लोग भी करते हैं कास्टिज्म, ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि बिल्कुल वो ही करते करते हैं। हैं, लेकिन वो होशियार लोग हैं, वो रूरल रहे हैं, वो लिखवाते नहीं हैं, और जो लिखवाएगा वो फंस जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है 27 में अखिलेश इज वेरी वीक, मुसलमान साथ छोड़ रहे हैं, और अब हम लोग आए हैं तो हमने बरतना सीट मुलायम सिंह से जीत ली थी, हमने इटावा सीट जीत ली थी, दोबारा मैंने शिकावाद में निर्दलीय लड़ा। कैन यू बिलीव, मुलायम सिंह ने मेरे खिलाफ 32 मीटिंगें करी, मायावती ने तमाम करी, कांग्रेस ने करी, मैं 18,000 वोट से निर्दलीय जीता। निर्दलीय, सोचो क्या फेस रह गया हुआ। मैं गया, मैंने कहा चलो ये मैनपुरी आपको देखते हैं, मैनपुरी या मुलायम सिंह, मैनपुरी छोड़। तो आप सोचो अगर मुलायम सिंह नहीं टिक पाए हम लोगों के आगे, अखिलेश तो बच्चा है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। जी जी। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने इतना काम किया यादवों के लिए और एकदम सामने से टक्कर ली मुलायम सिंह जैसे बड़े नेता के साथ, तो आपको कभी ये मलाल नहीं हुआ कि ये जो नेता, जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे थे, आपने लालू का नाम लिया, बाकी नेताओं का जिक्र किया, वहाँ पे अशोक यादव भी हो सकते थे उसी लेवल पे? एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, कोई नहीं कह पाएगा आपसे। जो नेशनल पार्टीज होती हैं, अगर वो किसी कास्ट का आदमी ले भी लेती हैं, कैन यू बिलीव, मैं 4 लाख की रैली करा रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, और अटल जी उस वक़्त ताकतवर नहीं थे और मुझे वो बड़ा मिनिस्टर नहीं बना पाए। तो आप ये बताइए, 2 चीफ मिनिस्टर रहे मेरे यहाँ जो MLA नहीं थे, वो अपर कास्ट के थे। आई स्टेट इट वेरी ओपनली, वो तो चीफ मिनिस्टर बन गए, और आप बैकवर्ड कम्युनिटीज से लोग आ रहे हैं, वो लड़के तीरंदाजों से, महारथियों से आ रहे हैं, आप बड़ा मिनिस्टर नहीं बना पा रहे। तो कुछ तो है, ऐसा नहीं, सवाल नहीं है, सवाल है। इसलिए बैकवर्ड, आप मुझे बताओ क्यों लालू ने अपनी पार्टी बनाई, क्यों मुलायम सिंह ने पार्टी बताई, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। इसे आगे आने वाले लोग करेक्ट नहीं करेंगे तो ये सवाल जिंदगी भर बना आपने रहेगा। कभी नहीं सोचा कि मेरी अपनी पार्टी होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना, पार्टी खड़ी होती है 20-25 साल में जी। पार्टी ऐसा इशू नहीं है कि आप 2 साल में खड़ी कर लें, और अकेले टैलेंट से पार्टी खड़ी पर सर नहीं आप तो 92 से सक्रिय हैं नहीं, राजनीति मैं क्या में। कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं हो पार्टी आप अपने टैलेंट से, बुद्धिमानी से खड़ी कर ले, उसके लिए जितना वक्त चाहिए, जितनी और चीज़ें चाहिए, मैंने कहा 25 साल चाहिए। हम लोगों का यूथ ऑर्गेनाइजेशन था एक, बेरोजगार फ्रंट, हमने बहुत काम किया उसमें, मेरा 7 साल का लड़का उसमें अरेस्ट हुआ एक बार, आई वॉज ए स्टूडेंट लीडर। लेकिन पार्टी का मैं बताऊं, ख्वाब थोड़ा बहुत आता था, लेकिन पार्टी बनाना मुश्किल तलब काम है, और यूपी जैसी स्टेट में आपको 25 साल चाहिए, तब आप पार्टी का तसव्वुर देख सकते हैं, ख्वाब चाहिए। 25 साल किसी के पास नहीं, घर वालों के पास नहीं। अब आप सोचो, मेरे बच्चे सब दुनिया में जहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़े वहाँ पढ़े, बिटिया भी, और सब नोन लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एक भी इंटरेस्टेड नहीं है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है उनका। क्या करते हैं आपके? थोड़ा सा हम पर्सनल सवाल जानना चाहेंगे। बच्चे काम करते हैं, अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, जी। बिटिया तो राजनीति में क्यों नहीं है? मैं ये वो सवाल इसलिए, इंटरेस्टेड नहीं है, वो बता दूं, वो तो अपने फादर की तरफ देखेंगे ही नहीं देखेंगे। 10 साल आरक्षण लड़ा, और सबसे बड़े आदमी से, जो हिंदुस्तान नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा लीडर था यादवों का, उसके खिलाफ लड़ा, फिर उसके खिलाफ लड़ने के वो चला गया, और मैं क्यों नहीं बन सकता था चीफ मिनिस्टर? बिकॉज मैं अपर क्लास से नहीं था। जब मेरी पार्टी के 2 चीफ मिनिस्टर बने जो MLA भी नहीं थे, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। एक दौर ऐसा था कि एक ही कास्ट का DGP, एक ही कास्ट का चीफ स्टेट पार्टी, एक ही कास्ट का चीफ मिनिस्टर, यानी आई एम टॉकिंग अपर क्लास। तो ये तो दर्द है ना, इसीलिए छोटी पार्टी बनी, इसलिए हम लोग छोटी छोटी रीजनल पार्टी में जाना पड़ा, वहाँ टैलेंट को सलाम नहीं हो पाता है। आई से वेरी स्ट्रेट। जी, मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आपने पहले अपने बच्चों का जिक्र किया, आपने कहा कि राजनीति में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे युवा कहते हैं कि राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अभी देश में एक ऐसी चीज़ सामने आई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, कॉकरोच जनता पार्टी। एक छोटा सा मसला था, एक तरह से मजाक से शुरुआत की गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक इतने बड़े आंदोलन कह लीजिए उसके रूप में सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या भविष्य होगा? मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ हो,
नहीं, पहले भी हुए हैं, पहले भी। नीट के एग्जामिनेशन में बहुत गड़बड़ हुई जी। और उसमें उसको ठीक करना चाहिए था, बार बार हो रही थी, उसमें लोगों की शिकायतें ही वाजिब हैं। एक बच्चा एक बार देगा, 2 बार देगा तो पेरेंट्स को भी नाराजगी होगी। इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गई, वो बात वाजिब है अपनी जगह, लेकिन ये तो साहब 75 में भी हुआ था। 75 में जयप्रकाश नारायण जी वॉज ए लीडर, और छोटी बात, हॉस्टल का खाना खराब मिल रहा था और 2.5 रुपये फीस बढ़ा दी थी। वो तो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ। और आपको हिस्टोरिकल बात बताता हूँ, बिफोर क्राइस्ट जो पहला राजा था रोम का, ग्रेस, उसने कहा 10% लोगों को जो गरीब हैं उनको फ्री मिलेगा। जूलियस सीजर के आने तक क्लियोपैट्रा और जूलियस 40% कर दिया। फिर वो पूरा मूवमेंट फ्लॉप हो गया, उन्होंने सरकार गिरा दी। है क्या कि ये तो 5000 साल से चला आ रहा है। अब जयप्रकाश नारायण जी के अगर आप 75 का साल गिन लो तो कितने साल हो गए। स्टूडेंट मूवमेंट से हुआ था, वो भी कहा था हमारे हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। ऐसा नहीं है, इसमें ये कामयाब हो सकते थे। इनसे एक खता हो गई जी, उनको पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने लगी स्टूडेंट मूवमेंट को, और वो जो उनके लीडर हैं वो तो सपोर्ट के लिए किया ना, दिखाने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं। आप नहीं समझे, आपने कांग्रेस कर ली या आपने अखिलेश को कर लिया तो फिर एक पार्टी का भी टैग लग गया ना। फिर आप कहेंगे कि भाई दूसरी पार्टी इनसे लग रही, एक वहां कमजोर हो गई। प्लस उसके शायद जो भी उसे चला रहे हैं वो लोग, वो बाहर हैं कहीं। अगर वो आ जाते हैं यहाँ किसी और की तरह से तो और सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का ये अकेला मूवमेंट है। मैंने कहा 75 में करा ना बिहार में, जयप्रकाश नारायण ने रैली करी थी तो लाखों की रैली। 50 साल के बाद, 50 साल के बाद इतना बड़ा मूवमेंट। हालांकि मैं फिर से वही बात कहूँगी कि शुरुआत तो हुई थी बहुत लाइटर नोट पे, और अभिजीत ने भी, उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि ये इस तरफ चला जाएगा और इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इतना ज़बरदस्त सपोर्ट है, इससे ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि यूथ में कहीं ना कहीं एंगर है, नाराजगी है, गुस्सा है। नॉर्मली क्या होता है, जब नौकरियां कम ले पाता है आदमी, कोई भी किसी दौर का यूथ समझ लीजिए, तो नाराजगी होती है। नाराजगी जायज़ है उनकी, इसमें कोई बात नहीं है जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने अभी नाराजगी, स्टूडेंट तो 50 साल से नाराजगी दिखाया। मैंने कहा गांधी मैदान भर गया था जब जयप्रकाश, क्या था, 2.5 रुपये फीस बढ़ी थी और खाना खराब मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है, स्टूडेंट मूवमेंट का इतिहास भी 50-60 साल पुराना, ये कोई नया किस्सा नहीं है। ये सोशल मीडिया की वजह से हमें नया लग रहा है, और मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पीछे जो शख्स हैं वो हिंदुस्तान में नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो उनकी वैलिडिटी नोट बड़ा हो सकता था। उनका तो कहना है कि मैं जैसे हिंदुस्तान आऊंगा मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये क्या बात है? तो फिर आप अरेस्ट होने से डर रहे हो? नहीं डरना चाहिए, किसी स्टूडेंट लीडर को नहीं डरना चाहिए। फिर काय का कॉज है? ये सिर्फ एक सेंटेंस में उनके अरेस्ट होने से क्या डरना? आप अरेस्ट होगी, पार्टी आपकी और बड़ी हो जाएगी। करना चाहिए, अनरेस्ट था, लोग कुछ कर पाएंगे। देखो, मैं इसका फैसला अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी नाराजगी जायज़ है, उन्होंने पॉइंट जायज़ उठाया है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग समझेंगे मैं खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनका पॉइंट वैलिड है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ, लेकिन ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, तो सर वापस थोड़ा सा यूपी की पॉलिटिक्स का और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पश्चिमी यूपी से हैं और आपने काफ़ी काम किया है यहाँ पे, तो अगर पश्चिमी यूपी की ही मैं बात करूँ और जानना चाहूँ कि अगर आप हमें थोड़ा डिटेल में बता पाएँ कि यहाँ पर क्या चीज़ अहमियत रखती है। जाति जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा विकास का मुद्दा कहाँ स्टैंड करता है? अब मैं फिर एक शेर मुझे बहुत बढ़िया याद आ गया कि सुकून दिल के लिए क्या मैं एहतमाम करूँ, जरा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ, कहाँ से चलें, बताइए, अब बताइए। मुझे अगर पता होता तो मैं आपसे नहीं पूछती। देखिए है क्या, अब जो राष्ट्रीय लोकदल ने ज्वाइन किया है, तो आप ये समझ लो कि बीजेपी को अपने एफर्ट्स मथुरा से लेकर बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में कम करने हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं करने हैं, कम करने हैं। और जब एक और एक मिलते हैं तो 11 होते हैं। और चूँकि चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा नाम था किसानों में, अजीत सिंह जी का था, और जैन जी को मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि 3 साल की बात उन्होंने कही, और ही इज़ अ क्लीन मैन। अभी हम एक जगह गए थे उनके साथ, बागपत में ही एक जगह में, बालेनी, तो स्टूडेंट्स ने स्टेडियम की डिमांड रखी थी, स्टेडियम, एक लफ्ज़ उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं बोली।
एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, हम लोग भी सब गए हुए थे, मैं भी गया था, स्पेशली मुझे तो कहलवाया था वो कि यादवों का इलाका था वो जी। छोटा शहर। एक लफ्ज पॉलिटिक्स नहीं करी, सारे स्टूडेंट स्टेडियम बनाया, स्टेज पर स्टूडेंट्स ने उनका वेलकम किया, एक लफ्ज पॉलिटिक्स नहीं बोली। तो ये कमाल है और ये अच्छी बात है कि एक पॉलिटिशियन को हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट्स में हो तो स्टूडेंट्स की बात करनी चाहिए। बहुत खूब। लेकिन आपने कहा कि जयंत जो है बहुत क्लीन है, हम एग्री करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम पहले, आई थिंक 2024 है शायद, उनसे कहा गया था बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, आई थिंक 22 ईयर मुझे याद नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ, लेकिन वो तो चवन्नी बन गए। देखिए ऐसा है, अब इसका पलट एक ही जवाब दे देता हूँ, जिन्होंने ये कहा हम उनको इकन्नी बना देंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट अखिलेश, इकन्नी चलती नहीं है लेकिन चवन्नी भी नहीं चलती है, हम इकन्नी बना देंगे, ये बिलीव करिए। मैं फिर अब रिपीट करता हूँ कि हम, क्योंकि मैंने आरक्षण लड़ा है इसलिए मेरे से हमदर्दी है लोगों की, मेरे पास बहुत तादाद में मुसलमान हैं, अब मुझे निकलने दीजिए, अभी मैं कर्नाटक होके आया हूँ, महाराष्ट्र भी जा रहा हूँ, अभी आजमगढ़ से शुरू करूँगा। मैं एक फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं 30-40 सीटें अखिलेश की हराने का प्रयास करूँगा, हो सकता है मैं ना जीतूँ, जीतेंगे अखिलेश भी नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी अदावत जो है चली जा रही है। मेरी अब सोचो आप 20 सीटें छोड़ो, आप 40-25 सीटें गिन लो, अगर 25 सीटें वो लूज कर गए उसका मतलब है 50 सीटें, उसके बाद तो खत्म है ना कहानी। 50 सीट कोई अगर डैमेज कर सकता है, मुश्किल में डाल सकता है, और मुश्किल में होंगी, तो आप सोचो सरकार से तो बिल्कुल ही दूर हैं। अभी तो भाई आरएलडी की ट्रेन चलती थी तो मथुरा में जाके रुक जाती थी ना, इंजन और डिब्बे सब बदलने पड़ते थे। अब लग गया डिब्बा, और हम लोगों का डिब्बा लगा है, वो चलेगा, मथुरा से बनारस तक जाएगा। क्लियरली सब लोग जानते हैं, क्लियरली ये बात जानते हैं। और हम लोगों के आने के बाद मैं बड़े बोल से तौबा, यादव भी जुड़ेगा और मुसलमान भी जुड़ेगा, मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, दैट वुड बी न्यूज़ फॉर एवरीबॉडी। लेकिन थोड़ा सा जो आपके इंजन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो इंजन है आपका, क्या खासियत है कि जहाँ भी जाते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, वो सिर्फ जीत कर ही आते हैं। अब इसमें क्या कहें कि इतना समर्थन है उनके पास, या फिर वो मैनेजमेंट इतना अच्छा है उनका इलेक्शन को लेकर के कि वो कहीं भी हार नहीं होते। हम जो भी नाम आप गिनाना चाहें, आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे, क्या खासियत है? ऐसा है ना, वो जिस तरीके से इलेक्शंस लड़ते हैं जी, वो फौज जैसे बॉर्डर पे लड़ती है, वैसे एक कोना नहीं कहीं छोड़, साम दाम दंड भेद। अब वो आप रो में कुछ भी कह लीजिए, और इलेक्शन और युद्ध में, लड़ाई में सब जायज है साहब, जीत के दिखाइए। क्या बात, यही महाभारत था, यही कहानी अलग थी, जीत की अलग कहानी होती है, वो बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। वो कैसे, कितना आदमी, कितना फोर्स एक इलेक्शन में झोंकते हैं, वो उनके अलावा अब कोई कर नहीं पाएगा, किसी के लिए मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता। और सब लोगों को, आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, और आपको बधाइयाँ देता हूँ, आपके चैनल के लिए बहुत सी दुआएं देता हूँ। फिर एक शेर के साथ मुझे याद आ गया, उसमें सब कुछ शामिल है कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साक़ित किसी अमी की तरह, उन्हीं के साए में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, बहुत कशाकत से, बहुत काबिश से, ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं, यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है SIR को लेकर जी, क्योंकि यूपी में लगभग 30 लाख के करीब जो है वोट कटे हैं SIR के तहत, कितना असर रहेगा चुनाव में? देखिए, 2 वजह मैं आपको बताऊं, अभी तक क्या होता था, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, हम लोग अपनी बात बताते हैं, वो ज़्यादा आप बिलीव करोगे, हम लोगों के परिवार के आधे लोग शहर में भी वोट रखते थे, गांव में भी रखते थे, ये मैं बता रहा हूँ जी। मैंने तो 10 साल पहले मैंने कहा भैया मेरे अब गांव का कटवा दो यार, क्यों वहाँ कर, कि साहब कभी जरूरत पड़ जाते, एक आध वोट कमी पड़ जाती। ये टेंडेंसी थी जी, जो इस SIR में खत्म हुई है, ये फैक्चुअल है। तो आपके डबल वोट एक आदमी थोड़ी रखता था, सैकड़ों लोग जो गांव से शहरों में आगे अपना वोट नहीं कटवाते थे, वहाँ का वो कटा है, दैट इज फैक्चुअल जी, ये बिल्कुल सही बात है,
इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सर थोड़ा सा आपकी जो हमने शुरुआत में बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैं जानना चाहती थी कि आपके तो बहुत करीबी संबंध रहे अटल जी के साथ जी। और काफ़ी पसंद करते थे वो जी। आपको। तो देखिए राजनीति की बात तो आपने बताई कि वो चाह के भी आपको वो जगह नहीं दे पाए जो आपकी बनती थी या मिलनी चाहिए थी। व्यक्ति के तौर पे कैसे थे? मैं समझता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, अटल जी का आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। जी। अटल जी ऐसे शख्स थे, एक बार मुझे फ़ोन किया, मैं बाहर था कहीं, बोले वहाँ का भाई कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं तो विदेश में हूँ। बोले जल्दी आ जाओ, बड़ा ज़रूरी काम है। मैं आ गया, भागता भागता आया, मुझे पता नहीं क्या काम है। तो मैं आया तो उन्होंने कहा एक शेर कोई ताज़ा हो तो सुनाओ। अच्छा, शेर सुनाने आप के लिए सुनो बुलाया। ना। तो मैंने जो उन्हें सुनाया वो मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा शेर सुना जल्दी, और वो भी शेर सुना देते थे। आज ये कौन नावाकिफ़ चमन आया है, जिसे आइडिया नहीं, आज ये कौन नावाकिफ़ चमन आया है, हमने कांटों पर भी होठों के निशान देखे। उसने कहा मैं 2-3 सुनाऊंगा, तो इसकी टक्कर पर पहुंचो। तो बाहर के लोग समझते थे कि मैं अटल जी के बड़ा करीब हूँ, लेकिन वो 90% शायरी की बात करते थे, कोई बात नहीं करते थे। इतना इंटेलेक्चुअल आदमी था, इतना वो दुनियादारी से बहुत कम रखते थे और इतने साफ थे। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पता चला इनको हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो राजीव गांधी जी ने उनको भिजवाया वहाँ। उनका इलाज हुआ, ठीक हो गए जी। तो उन्होंने हाउस में कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनकी ये पर्सनालिटी थी कि वो पाकिस्तान ले चले गए, कोई आज के माहौल में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और वो भी बस से। तो उनकी पर्सनालिटी को तो आप मेजर नहीं कर सकते, उनकी दरिया दिली को, उनकी काबिलियत को मैं समझता हूँ मेजर नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं करना चाहिए। लेकिन yet to find a person like अटल बिहारी वाजपेयी। जी, क्योंकि जब वाजपेयी जी की बात होगी तो आडवाणी जी के बिना अधूरी है। देखिए ऐसा था ना जी। वो संगठन से जुड़े थे, संगठन का आदमी थोड़ा सख्त दिल हो जाता है और उसका कंट्रोल बहुत होता है। चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी में सब आडवाणी जी के थे। अटल जी ने तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए, नेवर। एक बार कल्याण सिंह ने कह दिया था मेरे लड़के को अलीगढ़ से टिकट दे दो एमपी का, उन्होंने कहा ये, तब वो प्राइम मिनिस्टर बोले भाई ये क्या तक है, आप चीफ मिनिस्टर और आपका बेटा एमपी हो जाए वहीं से। तो शीला जी के लिए खुद ही प्रचार करने गए, फिर मैं भी गया उनके साथ। तो वो ऐसा नहीं था, जब ताकतवर हुए तो वो काम कह के करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी ही पर्सनालिटी थी जो एज प्राइम मिनिस्टर ग्लोरीफाई हुई, और वो हिंदुस्तान का नर्म दिली में एक नाम हुआ। वही तो शख्स थे जो ले गए पाकिस्तान से, तो सबसे बड़ी अदावत थी। आप सोचो हिंदुस्तान का इतना बड़ा मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर बस में बैठ के चला जाए खुद, तो ये बड़ी बात है। उनकी दरिया दिली थी, उनका बड़ा दिमाग था, बड़ा दिल था। वो मुश्किल है जी। वो हो सकता है मेरी बहुत करीब थे, इससे बात मुझे लगती हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त आदमी। अभी आपने कल्याण सिंह जी का नाम लिया, और अभी रिसेंटली एक वीडियो था जो वायरल हुआ जिसमें एक महिला उन पर आरोप लगा रही है उनके चरित्र पर, कि उनसे कुछ इस तरह की डिमांड की गई थी जिनकी वजह से उनका कुछ काम था जिस काम से उनके पास वो गई थी। आपकी क्या राय है इस बारे में, अगर आप उनको थोड़ा भी करीब से जानते हैं? एक्चुअली मैं इस बारे में इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि कल्याण सिंह जी कुछ मामले में बहुत अच्छे थे पार्टी के लिए, हालांकि मुलायम सिंह से छोड़ गए। अब ये ऐसी व्यक्तिगत बातें हैं कि वो है ना कि रोज़ होती है मुलाकात उनसे, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलने, क्या करें मगर हौसला नहीं होता। आपने तो ये बात में सब कुछ कह दिया, तो आई थिंक मुझे लगता है समझदार को मुलाकात उनसे, मुद्दतों सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोलने, क्या करें मगर हौसला नहीं होता। एक्चुअली पर्सनली ऐसे तो बहुत से होते हैं। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल आदमी को किसी पर पर्सनल कभी कुछ बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, आई मे बी राइट और रॉन्ग। हालांकि मैं बहुत आउटस्पोकन आदमी हूँ, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोड़ देता हूँ बात, लेकिन और बहुत क्लियरिटी से बात करता हूँ। जितने चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के, सब मुलायम सिंह से मिले हुए थे जी। सब हम लोग इलेक्शन मुलायम सिंह खिलाफ लड़ते थे, वो लोग मिले हुए रहते थे। तो ऐसी क्या खास बात थी? मुलायम सिंह से घबराते थे ना। ओके। वो उनको इलेक्शन लड़ने होते थे, वो इलेक्शन में पंगा डाल देते,
और बल्कि कांग्रेस के भी सब मिले रहते थे सब। मैं इतने चुनाव लड़ा, मेरा कोई प्रचार करने नहीं आया। कांग्रेस में बहुत छोटे से वक्फे था, कोई नहीं आया प्रचार करने। बीजेपी से लड़ा, कोई प्रचार करने नहीं आया। अच्छा, मुझे ज़रूरत नहीं होती थी, ऑफ कोर्स। अकेले लड़ा मैं मुलायम सिंह से, अकेले मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, अकेले। कोई नहीं आया मेरे यहाँ, कोई दूसरा लीडर आया नहीं। ये भी एक आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो इट वुड बी न्यूज़, वरना मैं बुलाता भी नहीं था किसी को, बुलाता भी नहीं था। ये भी बात अपनी जगह सही है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया सर, तो अब ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस की हालत क्यों हो गई? एक्चुअली क्या हुआ, कांग्रेस में दिक्कत ये हुई, एक तो जैसे जब मस्जिद गिरी तो वो कोई स्टैंड नहीं ले पाए, तो मुसलमान चला गया। मुसलमान उनका बड़ी तादाद में शुरू से वोट था, अपर क्लास पूरी उनके साथ थी, तो वो फिर उसको रोक नहीं पाए। और फिर ये जो बीजेपी ने तो फिर सारी जातियां ही अपने इकट्ठी कर ली, कोई छोड़ा नहीं, कोई बचा नहीं। हालांकि वो उनके यहाँ जो बैकवर्ड आए, कल्याण सिंह को ज़रूर, हालांकि वो भी मुलायम सिंह से मिल गए थे, उन्होंने प्रयोग बहुत किया। अब जैसे मोहन यादव को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया मध्य प्रदेश में, तो वहाँ सब लोग, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा तंग करते रहते हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया, क्योंकि यूपी और एमपी बगल में लगा हुआ है, तो उसका मैसेजिंग तो होती है ना। एक बगल की स्टेट में चलिए, यहाँ नहीं हुआ, और उन्होंने बनाया, पहले भी थे वहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यादव बना दिया तो कोई बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन वो सारी कम्युनिटीज़ को बैलेंस बना के रखते हैं। आप मुझे बताइए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का यूएसपी क्या होता है? आप जात पूछ के ही तो टिकट देते हो ना। राइट। वहाँ कौन सी बिरादरी ज़्यादा है? ये सब नियम कानून ये कागज़ों पे हैं। अल्टीमेटली जाति धर्म से बड़ी होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जाति धर्म से बड़ी होती है। जब अपना कोई जाति का आदमी लड़ता होता है तो बाल में बुजुर्ग क्या कहते हैं, वो साहब जी गुंडा है, अरे वरे बना रहने दो भाई, जाति को तो है, छोड़ ये बातें। जाति हिंदुस्तान में धर्म से बड़ी है, ये हमेशा याद रखिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है तो कहा जाता है, अच्छा भाई किस जाति का है, हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ 70-80 हज़ार दे दो। तो जब वह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जाति से होनी है, तो ये सब बाकी तो फिर बहाने हैं ना, फूल गुलदस्ते हैं। लौट फिर के अब मेरी सीट पे और कोई बिरादरी का तो लड़ नहीं सकता। तो जाति है सबसे बड़ी, वो धर्म से भी बड़ी है। मैं एक स्पेशल बात आपसे कह रहा हूँ, एंड आई स्टैंड ऑन इट। चलिए, राजनीति पे तो बहुत बात हो गई, एक वाकया है आपसे जुड़ा हुआ पर्सनल, व्यक्तिगत जी। किसी हेलीकॉप्टर से आप जा रहे थे, मैंने पढ़ा है, सुना है, तो मुझे लगा एक बार हमारे दर्शकों को बता दें आपसे क्या वाकया था। वो भी कैसे हुआ कि मैं चूँकि जेड सिक्योरिटी में था, तो बहुत जगह मुझे हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, और राहत बांटने, ये बांटने, तो बहुत मैं इस्तेमाल करना पड़ता था। मुझे शाम को मैं एक शादी में गया था मैनपुरी में, बीजेपी के, तो उसमें शायद कल्याण सिंह जी को भी जाना था, वो जा नहीं पाए। उन्होंने कहा यार बुरा मान जाएगा, आप चले जाओ। मैं चला गया, तो मुझे शाम को शायद जाना था अटल जी के बाद, तो मैंने, चौधरी था वो, आर्मी का पायलट, गवर्नमेंट्स रेंटल ले लेती हैं हेलीकॉप्टर्स, 10 हेलीकॉप्टर ले लिए, वो पायलट समेत मिलता है, तो वो आसानी होती है। तो थे, मुझे बहुत फ्लाई करते थे। हेलीकॉप्टर्स आर नॉर्मली सिंगल इंजन, ये डबल इंजन की कहानी बेकार है। और बेल के हेलीकॉप्टर्स अमेरिका में बनते हैं, सबसे ज़बरदस्त होते हैं। बहुत गर्मी थी उस दिन, 17 अप्रैल का दिन है, मैंने तारीख तो अब देखी है, 17 अप्रैल 2000 की बात। मैं आ रहा था, वो हेलीकॉप्टर ऐसे करके करा, मेरा शायद 10 लाख में, या हो सकता है 1-8 करोड़ में पहला इंस्टेंस होगा। तो वो ऐसे करा हेलीकॉप्टर, मेरा भाई बैठा था पीछे, अभी ही डाइड। तो वो इंडिया टुडे पे कोई फ्रंट पेज न्यूज़, पॉजिटिव कोई न्यूज़ निकली थी, वो स्टोरी निकली, तो पढ़ रहा था, कहाँ से ले आया, मैं क्या पढ़ रहा, बोले स्टोरी निकली, वो पढ़ते मगन। वो हेलीकॉप्टर ऐसे करके करा, तो मैंने चौधरी से कहा, मैंने कहा क्या हुआ यार? बोले लेट मी चेक द बोर्ड। अब उन्होंने क्या, हम लोग माइक्रोफोन लगाए थे वो, और आगे की सीट पे मैं बैठा था, बोले सर इंजन फेल हो गया है। अब आप ये मुझे पता नहीं कैसे बख्शा। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मुझे 2 मिनट बाद याद आया। एक सरदार जी ट्रैक्टर चला रहे थे, उनके बाल फंस गए कहीं, तो ये स्कल उनका आउट हो गया था।
तो पीजीआई ने जाके जोड़ दिया, पीजीआई चंडीगढ़ में। आप सोचो, मेरे साथ एक बात थी, शायद इसलिए भी थी कि जब मुलायम सिंह के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा था तो हिंदुस्तान के जितने गैंग लीडर थे, बाहर के भी, वो सब आ गए थे शिकावत, वो लोग मुझे फ़ोन करते थे। तो मुझे, अब मैं पढ़ा था 13-14 साल हॉस्टल में रहा था, बेस्ट जगह पढ़ा था, वो हौसला तो मेरा बढ़ा हुआ था, मैं डरता नहीं था। आप सोचो, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया है और वो 12-14 मिनट बाद गिरने वाला है और मुझे वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ याद आ रही है, तो मुझे डर तो नहीं था। मैंने चौधरी से कहा कितनी देर में क्या होगा? बोले आपको कोई कच्चा गांव या कोई नदी याद आ रही? मैंने कहा और सब पीछे छोड़ा है। थोड़ी देर में, अच्छा, उसका फिर जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सब खत्म हो जाता है। अब वो बिल्कुल जैसे ऐसे मुड़ रहा है। मैंने कहा अब कितने मिनट बचे? बोले अब तो सब 8-9 मिनट बचे हैं और कहीं कुछ नहीं मिला तो इट विल ब्लास्ट। हम सारे लोग अल्लाह मियाँ के पास चलेंगे। अच्छा, वो भी बहादुर था, मैं भी हंस रहा था, भाई था। तो एक खलियान, वो जब गेहूं काटे जाते हैं ना तो वो एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, फिर वो बड़ा थ्रेशर मंगाते हैं पंजाब से। वो एक जगह मुझे दिखाई दे रहा था। मैनपुरी में पार्लियामेंट लड़ चुका था तो सब लोग मुझे पहचानते थे। वो भी मैं बहुत कम वोटों से हारा था, बलराम सिंह लड़े थे मेरे खिलाफ, यादव बाउल सीट है। तो मैंने कहा यार इस पे उतार, उस पर उतारो। बोले उतारना कि आप गिरेगा, अब तो मिनट ही नहीं बचे, 4-5 मिनट बचे। तो मैंने कहा यार इसमें आग लग सकती है। बोले आग तो बाद में देखेंगे, इस पे गिरने से थोड़ा ये है कि एकदम कुछ नहीं होगा। तो उस पे एम कर रहे थे तो मैंने भाई के तो पीछे से धक्का मार दिया। मैंने कहा यार तुम तेल वेल ख़त्म हो रहा है, कितनी कहानी कौन बताता, वो गिरा दिया मैंने। अब ये होता है कि आपके साथ कोई वीवीआईपी अगर ट्रैवल कर रहा है, अब मैं पहले कूदाएगा फिर पायलट कूदे, तो मेरे से कहने लगा आप कूदिए। मैंने कहा नहीं यार तुम भी कूद जाओ, अब तो आगे तो नीचे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो तो भगवान जाने। तो वो उस पर जब तो उसके 1-2 मिनट पहले हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर गया और वो ब्लास्ट करा तो वहाँ आग लग गई। तो मेरी उंगली एक कट गई उसके चॉपर का इसके किनारे से, और मैं वो उंगली ढूंढने लगा तो उंगली मैंने कुर्ते की जेब में डाली तो तक कुछ लोग आ गए। वो तो गोली बंदूक किसी ने आग लगा दी, तो कोई फौजी थे, मारो गोली। फिर 2-3 लोगों ने, अरे ये तो मंत्री जा रहे आए हैं। खैर वो लोग नर्म हो गए थोड़े। मैंने वो डाला, फिर मैंने पूछा भाई वो पायलट और वो कहाँ है? बोले साहब वो तो मर गए। आप ठीक है अभी? तब तक चारों तरफ से एम्बुलेंस, डीएम, एसपी, मार गाड़ियाँ चारों तरफ। राम प्रकाश गुप्ता वॉज चीफ मिनिस्टर, ही वॉज वेरी मच अटैच विद मी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो प्रोडक्ट थे। तो एसपी की गाड़ी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो रोने लगा बेचारा। मैंने कहा अरे साहब अखबार उसमें टीवी में न्यूज़ चल रही, सब लोग मर गए, ब्लास्ट हो गया, आप तुरंत चलो मेरे घर, पहले आप चीफ मिनिस्टर को लगाओ। तो और फ़ोन मैंने कहा है डिस्टर्ब ना करो। तो मैंने कहा अच्छा यार इसकी जुगाड़ बाद में करेंगे। बांध के मैं घर पहुंचा, तो उनके घर पहुंचा तो मैंने पहले अपना फ़ोन माँ को किया अपनी को, वो बहुत बहादुर। मैंने कहा भाई ऐसा है कि हेलीकॉप्टर ख़राब है गो, तो अब हम सड़क से आ रहे हैं, तो गाड़ी हमारे संग है 100-150, तो रोटी वोटी बनवाए लियो। हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, हालांकि वो 4-5 ज़ुबानें जानती थे। अच्छा। बोले अच्छा तो ठीक है, कितनी देर में पहुँचेगो? मैंने कहा हमारा ठिकाना होना है 9-10 बज सकते हैं और हम आ रहे हैं जी, समझ लियो हेलीकॉप्टर ख़राब होगा, दूसरी बात मत सुनियो काऊ कियो। तो मैंने कोई जी समझ रहे पता नहीं, गिर पड़ो हेलीकॉप्टर, जने कह रहे छोड़ तू आ। तब तक वो टीवी में आने लगा, हेलीकॉप्टर क्रैश्ड एंड एवरीबॉडी डाइड। भाई? हाँ भाई, नहीं सब वो फिर अस्पताल आए ना, बेहोश हो गए थे। तो वो एक ऑस्ट्रेलिया से कोई डॉक्टर आया हुआ था, किडनी का एक्सपर्ट। तो जब स्टम्पीड होता है, भीड़ होती है, तो सबसे पहले किडनी जाती है। जैसे पुल टूटते हैं तो वो ऊपर से लोग निकल, किडनी बस्ट होती है। तो उसे समझती, उसने सबकी किडनी विडनी करी। मैंने कहा यार सुनो, मैं तो एक सिगरेट पिलाओ, मैं पीता नहीं था, मैंने फिर सिगरेट पिलाओ। बोले क्यों? मैंने कहा यार मैं तो सही लग रहा हूँ। बोले नहीं, किडनी आपकी भी चेक करनी पड़ेगी। बाहर भीड़ हो गई 50,000 लोगों की। मैं वहाँ से चुनाव लड़ा था, अब डीआईजी वीआईजी परेशान। तब तक दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया सरकार से। तो बोले साहब ऊपर चलो, वो तो गोली चलानी पड़ेगी, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। फिर मैं ऊपर गया, मैंने हाथ हिलाया। बोले जी यहाँ से दिखाओ पूरा। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर आवाज़ बोलो, फिर मैं ऐसे करा। फिर उन्हें तसल्ली है तो जिंदा यार। फिर मैं नीचे आया, डॉक्टर ने वो चेक करा, फिर वो हेलीकॉप्टर आ गया साहब। तो मैंने चौधरी से कहा कि चलो अब तो बच गए।
बोले हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ेंगे सब। और वो सोचो आर्मी का, मैंने भाई से कहा, बोले हम तो ज़िंदगी में नहीं चढ़ेंगे। आई केम फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, अपोलो आया, मेरी ये जुड़ी वो, और फिर बहुत से बड़े बड़े लोग मुझे देखने आए। फिर वो हमने केस किया, उसमें बहुत सारे पैसे मिले, हालांकि वो पैसे मैं लेने अभी गया नहीं हूँ। क्या बात करें, कितना पैसा मिला? अरे अब इस पे आप बोल के आप फंसाओगे मुझे। उस वक्त 400 करोड़ रुपए मिले थे। अच्छा, और लेकिन मैं लेने नहीं गया, तो अब तो पता नहीं कितने हो गए होंगे। 400 करोड़ लेने नहीं गए? एक्चुअली क्या है ना, बेल कंपनी जो है उसको अपनी बदनामी का डर था। वो तो पूरी दुनिया में जाने थे, बोले भाई साहब जुर्माना हमसे ले लो, है ना, अब तो चलो ये अपना तो हिंदुस्तान में रहेगा, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैं लेने इसलिए नहीं गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को ज़रूरत नहीं थी, मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने कहा हो जाने दो बात। अच्छा, उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ था। जब बिल क्लिंटन यहाँ आए तो आई स्पोक टू हिम, मुझे याद रहा, मेरे वकील ने कहा, तो उन्होंने कहा इसमें एक फ्लॉ है। फिर वो फ्लॉ भी ठीक हो गया। वो कोई बहुत टैक्स वैक्स लगा के काटना चाह रहे थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। आउट ऑफ द कोर्ट एक्सीडेंट्स के सब सेटलमेंट होते ही हैं, क्योंकि फिर उसमें उनकी कंपनी की बदनामी होती है, राइट, एवरीबडी। फिर अब सब हो तो चुका ही था, तो मैंने कहा क्या करा जाए जी। सो दैट वे। मुझसे कहते हैं कि साहब कोई लीगल सवाल बन जाएगा, मैंने कहा काहे का, इसमें तो सब इलीगल ही है, इसमें लीगल है क्या? तो ये सब होता रहता है, कोई खास बात नहीं। चलिए, बहुत खूब। तो सर पैसा क्यों छोड़ना है विदेश में? नहीं, पैसा छोड़ना है, लेकर के अपनी पार्टी को दीजिए ना। पड़ेगी तब लाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब अपना पैसा है तो वापस ला करके अपने लोगों में लगाइए। जरूरत पड़ेगी तब लाएंगे। जी जी, बहुत खूब। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और राजनीति पे तो हमने बात की कि आपने जितने शायराना अंदाज में सियासत पे बात की है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। और आप ये सोचो, पोइट्री वो इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल आउट ऑफ फियर होता है। जी जी, शायरी बोलना कोई बच्चों का खेल यहाँ पे एक खास बात ये भी कि मुंह नहीं कहा जाता है कि शायरी का मतलब है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्पोकन, और राजनीतिक माना जाता है बहुत क्रोकेट, और दोनों का एक साथ तालमेल जो है ये अपने आप में रामधारी सिंह दिनकर कहाँ सॉफ्ट थे, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू से कहा था, वो एलुगा लाल किले पे कवि सम्मेलन मुशायरा होता था, तो जीने पे आके उनका पैर फिसल गया, तो उन्होंने कहा जब सियासत फिसलती है तो शायर उसकी मदद करता है, तब कवि मदद करता है। क्या बात, दिस वाज द स्टेटमेंट। तो चलिए, तो आपका तो डेडली कॉम्बो है, दोनों एक साथ है। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।